मेरे प्यारे बच्चों, हम आपको इंटरमीडिएट के कक्षा 12 हिंदी के काव्यांजलि पाठ्य पुस्तक की तरफ ले चल रहे हैं, जिसे काव्य खंड के नाम से जाना जाता है। और उसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के पवन दूतिका नामक शीर्षक से पाठ्य सामग्री संकलित है। उसे आज हम सब विस्तार से पढ़ेंगे। उसके संदर्भ से व्याख्या होगी, उस पर विधिवत प्रकाश डाला जाएगा, जिसे आप एकाग्र होकर के ध्यान से सुने समझें। अब कोरोना सिचुएशन से थोड़ा सा बाहर निकल करके आप एजुकेशनल और इंस्टीट्यूशनल सिचुएशन में अपने को परिवर्तित करें और कोरोना से आप जो है MHO द्वारा जारी किए गाइडलाइन का पालन करते हुए आप अपने जान भी और जहान भी की युक्ति को चरितार्थ करें। तो फिर देखें, हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के बारे में बताने जा रहे हैं और उसके साथ ही आपको इनके द्वारा दिए गए पदों की संदर्भ से व्याख्या भी करेंगे, आपको समझाते हुए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हिंदी खड़ी बोली के प्रथम महाकवि थे। हिंदी खड़ी बोली के कवि भारतेंदु भी हैं और भी लोग हैं, लेकिन इन्हें महाकवि होने का श्रेय जाता है। तो इन्होंने हिंदी काव्य के क्षेत्र में भाव और भाषा दोनों दृष्टियों से नए नए प्रयोग किए और जुगानुरूप नवीन आदर्शों की प्रतिष्ठा की। हरिऔध का जन्म संवत 1922 सन 1865 ईस्वी में ग्राम निजामाबाद आपके आजमगढ़ में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित भोला सिंह, जो सनाढ़ ब्राह्मण थे, और इनकी माता का नाम रुक्मिणी देवी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पिताजी की ही देखरेख में हुई और उसके बाद इन्होंने मिडिल परीक्षा पास करके अपने यहाँ के ही लोकल स्कूल से ये चले गए बनारस के क्वींस कॉलेज में पढ़ने। वहाँ इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू का भी अध्ययन किया। 1939 अर्थात 1882 ईस्वी में इनका विवाह भी हुआ। विवाह के बाद इन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, इसलिए सर्वप्रथम इन्होंने निजामाबाद के अपने तहसील स्कूल में लगभग 3 वर्ष तक अध्यापन कार्य किया। तदुपरांत एक कानूनगो हो गए और भी उन्नत किए। उसके बाद इन्होंने अवकाश प्राप्त किया और अवकाश प्राप्त कर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अवैतनिक अध्यापक हो गए। 1941 ईस्वी में वे इसी पद पर 1941 ईस्वी तक वे इसी पद पर रहे और फिर इसके बाद इन्होंने आजमगढ़ को अपना निवास स्थान बनाया और वहीं रहकर साहित्य सेवा में अपना जीवन लगा दिया। 1945 में इनका स्वर्गवास हुआ। साहित्यिक सेवाओं में हरिऔध जी द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि हैं। इन्होंने खड़ी बोली को नया रूप प्रदान किया और प्राचीन कथानकों में नवीन उद्भावनाएं समाहित की। भाषा की विविधता के साथ साथ इन्होंने हिंदी काव्यों में भी नवीन छंद पद्धति की उद्भावना की। इनके काव्य में वात्सल्य रस एवं विप्रलंब श्रृंगार, जिसे वियोग रस कहते हैं, जगमगाता हुआ झलकता है। तो प्यारे बच्चों, इनकी रचनाओं में हम प्रिय प्रवास पाठ से ही या प्रिय प्रवास कृति से ही हमारा इसमें पवन दूतिका नामक शीर्षक लिया गया है। प्रिय का प्रवास, प्रिय का दूर जाना। इन्होंने इसमें राधा और कृष्ण के बीच राधा की वियोग दशा को अपने इस पवन दूतिका नामक शीर्षक में व्यक्त किया है। यहाँ इनकी कृतियों में हम और उल्लेख करना चाहेंगे कि रसकलश, वैदेही बनवास, चौखे चौपदे और चुभते चौपदे। इसके अतिरिक्त इन्होंने रुक्मिणी परिणय, काव्योपवन, बहुत सारी काव्य कृतियों का उल्लेख किया है। इनकी उपन्यासों में ठेठ हिंदी का ठाठ, अधकिला फूल, प्रेम कांता बहुत प्रसिद्ध रहा है। निस्संदेह, निसंकोच हम कह सकते हैं कि हरिऔध जी की काव्य प्रतिभा विविध रूपिणी है। वे अपनी रचनाओं में कहीं रीतिकालीन है, तो कहीं भारतेंदु कालीन, तो कहीं द्विवेदी कालीन है, तो कहीं नवयुग कालीन। इनके इन समस्त रूपों में इनका द्विवेदी कालीन रूप ही प्रमुख है, जिसे हम द्विवेदी काल के प्रतिनिधि कवि के रूप में इन्हें जानते, सुनते और समझते हैं। यहाँ
आपको हम इनके प्रथम पद जो पवन दूतिका शीर्षक नामक पाठ से दिया गया है उसको हम आपको व्याख्या की तरफ ले चलते हैं। बाकी इनके जीवन वृतांत, इनकी कृतियों को आप अपनी पाठ्य पुस्तक पर उल्लेख करते हुए समुचित रूप से लिख लीजिएगा। बैठी खिन्ना एक दिवस वे, गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग जुगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सतगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हूँ। धीरे बोली सदुख अपने श्रीमती राधिका यूं, प्यारी वाली प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। बच्चों, आपको बोर्ड परीक्षा में इस तरह के पद दिए जाएंगे और उसमें एक रेखांकित अंश होगा कुछ खास, जिसको कहा जाएगा कि इसकी व्याख्या कीजिए। उसी के आधार पर कुछ और प्रश्न आपको दिए जाएंगे। कुल 5 प्रश्न होंगे जो लगभग 10 अंक के हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको जब इस अर्थ को जाने रहेंगे, भाव व्यंजना को जाने रहेंगे, संदर्भ प्रसंग को जाने रहेंगे, तो आपको उत्तर लिखने में बहुत आसानी होगी। तो प्यारे बच्चों, हमने आपको जो पद पढ़ा उस पद में बैठी खिन्ना एक दिवस वे, गेह में थी अकेली। गेह मने घर, गेह मने घर, और बैठी मने बैठी, खिन्ना मने दुखी होकर, खिन्ना मने दुखी होकर। यक दिवस, यक वर्तनी में कुछ त्रुटि है। तो जब साहित्य की परिमार्जन परंपरा चली है तो भारतेंदु काल से लेकर के और द्विवेदी और आगे तक निरंतर शब्दों की और वर्तनी की शुद्धियों का दौर चला है, जिसे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को परिमार्जन की सारा श्रेय दिया जाता है। व्याकरण की शुद्धियों और व्याकरण की प्रतिबद्धता को मजबूत करने के लिए। तो यहाँ उन शब्दों को हम अपने तरफ से शुद्ध करेंगे और शुद्ध करके उसे लिखेंगे और उसका अर्थ को ग्रहण करेंगे। तो यहाँ बैठी खिन्ना एक दिवस वे, गेह में थी अकेली। गेह मने घर और बैठी मने बैठी हुई है, खिन्ना मने दुखी होकर। कौन? राधा। राधा श्री कृष्ण के वियोग में एक दिन अपने घर में प्रातः ही दुखी होकर बैठी थी। मेरे प्यारे बच्चों, हम बता दें कि जो परिस्थितियां, जो घटक संयोग की दशा में सुखदाई होती हैं, वही परिस्थितियां वियोग की दशा में कई गुना दुखदाई होती हैं। यहाँ राधा का सुबह सुबह का जो श्री कृष्ण के साथ मिलन का जो समय होता था, जो अवसर हुआ करता था, उसी समय की इस घड़ी में जब श्री कृष्ण राधा के पास नहीं है तो उनकी दशा कैसी है, इसी का वर्णन बड़े ही अनुपम ढंग से, मनोहारी ढंग से हरिओत जी ने करने की सफलतम कोशिश करी है। तो बैठी खिन्ना एक दिवस वे, गेह में थी अकेली। इस प्रकार राधिका जी अपने घर में सुबह खिन्न होकर के बैठी हुई हैं, दुखी होकर बैठी हुई हैं। आके आंसू दृग जुगल, दृग मने नेत्र, जुगल मने दोनों, और उनके दोनों आंखों से आंसू आ आकर के थे धरा को भिगोते, इस धरती को भिगो रहे थे। अर्थात जैसे आंखों से आंसू गिरता है तो ऐसे होते हुए अपने कपोल को छूते हुए और उस धरती को जाता है। तो उसी प्रकार उनके दोनों नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की वर्षा हो रही थी जो धरती को भिगो रही थी। और उसी समय आई धीरे इस सदन में, सदन माने घर, उसी समय इस घर में अर्थात राधिका जी के उस घर में जहां राधिका जी बैठी थी, उस घर में इसी परिस्थिति में धीरे से, इसी काल माने समय, इसी समय धीरे से वातायनों से अर्थात खिड़कियों से क्या आई? सुपवन, सुंदर पवन आ गई और उन्हें स्पर्श कर गई। इस प्रकार इन 4 पंक्तियों के अर्थ को ग्रहण करें कि एक दिन अपने घर में प्रातः काल राधिका जी बहुत दुखी होकर के अपने घर में बैठी थी। उनके दोनों नेत्रों से
प्रेमाश्रुओं की वर्षा हो रही थी, जिससे यह धरती भीग रही थी। उसी समय उनके घर के खिड़कियों से सुंदर पवन सुबह ही उनके पास आई और आकर उन्हें स्पर्श कर गई। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता हूं। उस हवा के आने के कारण, उस सुंदर पवन के आने के कारण उस दुखिया का अर्थात उस राधिका जी का संताप और बढ़ गया। संताप माने दुख, और उनका दुख बढ़ गया। तो राधिका जी उस प्यारी प्रातः वाली पवन से कहती हैं कि, उस प्रातः वाली पवन से कहती है कि प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। हे प्यारी प्रातः वाली पवन, तू मुझे क्यों इतना सता रही है। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। क्या तू भी इस काल रूपी यानी दुख रूपी मृत्यु रूपी समय से क्या तू भी कुछ सीख कर क्रूर हो गई है। क्या तू भी क्रूर हो गई है। इस प्रकार आप इस व्याख्या को लिखेंगे, जिसमें आपको कुछ जब परीक्षा में पूछे जाएंगे प्रश्न, तो आपको रेखांकित अंशों की व्याख्या मात्र करना होगा, न कि संपूर्ण अंश की। तो मान लीजिए मैं आपको रेखांकित कर रहा हूं नीचे वाली दो लाइन। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। इसको हम रेखांकित कर दिए। तो मैंने बताया आपको कि हाँ, राधिका जी उस प्यारी प्रातः वाली सुंदर पवन से कहती हैं कि हे पवन, क्या तू भी इस काल रूपी क्रूरता से प्रभावित होकर तू भी इतनी क्रूर हो गई है, जो मुझे आकर के क्या कर रही हो, सता रही हो। तो प्यारे बच्चों, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। नंबर 1, 2, 3 करके कुछ प्रश्न आते हैं, जो भी आ जाएं तो ये जिस सीरियल नंबर पर आ जाए तो आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होती है। फिर पहला प्रश्न ये होता है कि उपरोक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो उपरोक्त पद्यांश का जो शीर्षक है वह पवन दूतिका है। आपको मालूम है, यह आपको कंठस्थ होना चाहिए, या आपके दिमाग का जो आपके दिमाग का लेवल है उस पर यह सीधे ध्यान केंद्रित कर देंगे तो यह आपको कंठस्थ रहेगा, याद रहेगा, यादों के फेहरिस्त में बना रहेगा। और दूसरा, घर में दुखी होकर एक दिन अकेले कौन बैठा था। इस तरह के प्रश्न किए जा सकते हैं। राधिका जी बैठी थी। फूलों की सुगंध से युक्त होकर राधा के घर में किसने प्रवेश किया। सुंदर पवन ने प्रवेश किया। तो राधा ने प्रातःकालीन वायु से दुखी होकर क्या कहा कि तू भी काल की क्रूरता से क्यों कलुषित हो गई है। इस प्रकार कितनी आसान है, देख रहे हैं ना। तो आपको किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आइए हम इसी तरह से चलते रहेंगे और चलते चलते बोर्ड परीक्षा के लिए जो 2021 में हमारा परीक्षा होगा उसके लिए हम तैयार हो जाएंगे। केवल आप सजग हों और सजग रहें। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम अगले पद की तरफ आपको ले चलते हैं फिर कि आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के इस प्री प्रवास पाठ पुस्तक से जो हमारी काव्यांजलि में संकलित है, पवन दूतिका शीर्षक काव्यांश से उद्धृत है। इसमें अगला देखते हैं आप। सुखद वायु पुष्पों की सुगंध लेकर धीरे से खिड़कियों के रास्ते पर उस घर में प्रवेश हुई। तो मतलब हम उसी की अभी व्याख्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। लिखने के लिए आप उसे नोट करें कि प्रातः वाली पवन सुंदर सुखद वायु पुष्पों की सुगंध लेकर धीरे से खिड़कियों के रास्ते उस घर में प्रविष्ट हुई। जो राधा घर में बहुत दुखी होकर अकेली बैठी थी। वायु संजोग में सुखद लगती थी, आज वह वियोग में दुख बढ़ाने वाली सिद्ध हुई। अतः उस वायु के कारण अपनी व्यथा को और बढ़ता देखकर राधा बहुत ही दुखित होकर उससे बोली कि हे प्यारी प्रातः वाली वायु अथवा पवन,
तू मुझे इतना क्यों सता रही है? क्या तू मेरे भाग्य की कठोरता से प्रभावित होकर या काल की क्रूरता से कलुषित होकर तू भी दूषित हो गई है? अर्थात कठोरता से प्रभावित होकर तू भी दुखी हो गई है जो मुझे दुख दे रही है। पर क्या तू भी मेरा दुख बढ़ाने पर तुली हुई है, जबकि सामान्यतः तू लोगों के सुख देने वाली मानी जाती है। इस प्रकार आप इस व्याख्या को समुचित रूप से लिख लेंगे। अब प्यारे बच्चों, पवन दूत का शीर्षक है, तो आपको सीधे समझ में आ जाना चाहिए कि पवन यहां दूत बने है। दूत किसी का संदेश वाहक होता है, संदेश को पठाता है। राधिका जी के लिए वह जो पवन है वो यहाँ दूतिका बनी है। दूत स्त्रीलिंग है, दूतिका बनी है, जो इनके संदेश को श्री कृष्ण तक ले जाएगी। और कहते हैं हरियोध जी कि लज्जाशील पथिक महिला जो, हे पवन दूतिका, थोड़ा सा समझा देता हूं। हे पवन दूतिका, जब तुम आगे जाओगी तो तुम्हें रास्ते में बहुत से लोग मिलेंगे, बहुत सी परिस्थितियां मिलेंगी, बहुत से घटक मिलेंगे। उन घटकों के साथ साथ तुम्हें मर्यादा का भी ख्याल रखना है। जैसे तूने मुझे सताया, ठीक उसी तरह सबको मत सता देना। तो आगे कहते हैं, अर्थात अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी कहते हैं कि लज्जाशील महिला पथिक जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वासना तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी सी श्रमित वह हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की मलानताएं मिटाना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे सरस उनकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलज यदि हो व्योम में, तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। कितना अच्छा समाजोपकारी, कल्याणकारी, संस्कृति परक, सभ्यता मूलक भाव व्यंजना की गई है हरियोध जी द्वारा। वह जब राधा जी पवन दूतिका से कहती हैं कि हे पवन दूतिका, तुम मेरा एक संदेश श्री कृष्ण को ले जा, लेकिन जब इस संदेश को लेकर जा रही हो रास्ते में, तो तुम्हें लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, कोई ऐसी महिला जो रास्ते में जा रही हो, रास्ता तय कर रही हो, यात्रा कर रही हो, और वो लाजवंती हो, घूंघट में हो, तो इस तरह से मत बहना कि उसकी लज्जा भंग हो जाए। अर्थात उनके किसी वस्त्र को विकृत वसना, उनके वसना माने वस्त्र और विकृत माने जीर्ण शीर्ण, इधर उधर उल्टा पुल्टा न होने देना। तुम उस सुंदरी को, उस लज्जाशील पथिक महिला रूपी सुंदरी के वस्त्रों को तुम विकृत मत होने देना। होठों की और कमल मुख की मलानताएं मिटाना। अगर वो चलने से, यात्रा से थक गई हो और उसके कमल जैसे मुख मलिन हो गए हों, दुखी हो गए हों, तो उसको दूर करना किस प्रकार गोद ले श्रांति खोना, अपनी गोद में लेकर, अपने घेरे में लेकर उसे, उसके दुख को दूर करना। धीरे धीरे परम उसकी क्लांतियों को मिटाना। इस प्रकार अपना स्पर्श करके उसके भी क्लांति को, दुख को मिटा देना, जिसके किसी महिला का खेतों में काम करते हुए श्रमिक के रूप में देखना, उसके भी क्लांति को मिटा देना, उसके भी दुख को मिटा देना। किस प्रकार मिटाओगी? हे पवन दूतिका, प्यारी सुंदर पवन, उसको छाया प्रदान करना। तू छाया कैसे प्रदान करोगी? तो अगर व्योम में कोई जलद तुम्हें दिखाई दे, अर्थात जाता कोई जलद यदि हो व्योम में, तो उसे ला। अगर इस आसमान में कोई बादल जाता हुआ अगर दिखाई दे,
तो उसे ला करके तो उसे छाया प्रदान कर देना, तो उसे छाया प्रदान कर देना और छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। वह तप रही भूतांगना को तुम अपने कृषक ललना को अपने कृत्यों द्वारा उसे छाया प्रदान करके तो उसे सुख प्रदान कर देना। इस प्रकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की काव्य कृतियों में पवन दूतिका के माध्यम से जिस लोक कल्याणकारी भावना को प्रकट किया गया है वह सदा ही अनुकरणीय है। मेरे प्यारे बच्चों, फिर उसी तरह से इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या करने को आएगा। इसके पाठ के आधार पर इस पद्य यांश के आधार पर आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे और उस प्रश्न का आपको उत्तर देना होगा। इसी प्रकार जैसे पिछले पद में हमने बताया, आपको उस उत्तर को लिखना होगा। तो हम आपको यहाँ ये बताना चाहेंगे कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी ये खड़ी बोली में प्रयुक्त किया गया है, जो साहित्यिक खड़ी बोली है, और इसे आप कई बार पढ़ेंगे, रिपीट करेंगे, एक दो कठिन शब्दों को आप अर्थ देख लेंगे, पाठ्य पुस्तक में इसका अर्थ दिया हुआ है, तो आपको इसके अर्थ समझ में आ जाएगा और बहुत आप आसानी से इसे समझ लेंगे। तो हम आपको थोड़ा सा एक फिर उदाहरण दे देते हैं। जैसे मान लीजिए रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए इसमें पूछ देता है, तो अगर लिखा है कि जो थोड़ी सी श्रमित वह हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की मलानताएं मिटाना, इन दो पंक्तियों को हमने रेखांकित कर दिया और इसकी व्याख्या करनी है। तो व्याख्या कैसे करेंगे? हे पवन, यदि तुझे मार्ग में कोई लाजवंती स्त्री दिखाई पड़े तो इतने वेग से न बहना कि उसके वस्त्र उड़कर अस्त व्यस्त हो जाए। विकीर्ण विकृत वसना, उसके वस्त्र अस्त व्यस्त न हो जाए और उसका शरीर उघड़ जाए। यदि वह थोड़ी सी भी थकी दिखाई दे तो उसे गोद में लेकर अर्थात उसे चारों ओर से घेर कर उसकी थकान मिटा देना, जिससे कि थकान के कारण उसके सूखे ओठ और मुरझाया हुआ कमल के समान जो उसका मुख है वह पुनः प्रफुल्लित हो उठे, पुनः प्रफुल्लित हो उठे। राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ परोपकार का व्यवहार करने को कहती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम सभी को परोपकारी होना चाहिए। कृषक ललना शब्द में तत्पुरुष समास की सुंदर व्यंजना हुई है। तो प्यारे बच्चों, इसे आप लिपिबद्ध करेंगे। मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करिए। जय शिक्षक, जय शिक्षार्थी।